कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5 मिठाई वाला। हेलो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ करेंगे जिसका नाम है मिठाई वाला। अब बच्चों, हमें इस कहानी में एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया है जो मिठाई भी बेचता है और खिलौने भी बेचता है बच्चों के लिए। ठीक है, सस्ते दामों पे जो वो आसानी से खरीद सके। और दूसरा वो मिठाई खिलौने और इनके साथ साथ वो मुरली भी बेचता है। ठीक है, तो और वो काफी थोड़े मतलब जब वो बेचता है इन चीजों को तो वो थोड़ा गैप दे दे के बेचता है। ठीक है, अब उसका कारण क्या है? क्योंकि वो इन सभी बच्चों की खुशी को पूरा करके वो अपने बच्चे की खुशी उसमें देखता है। अब ऐसा क्यों है? वो अपने बच्चे की खुशी उन बच्चों में क्यों देखता है? तो वो इस पार्ट में हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब वो जब भी गली में कुछ बेचने आता था तो कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और उसका जो स्वर होता था वो बहुत ही मीठा होता था। वो गलियों में घूम घूम कर ये सारी चीजें बेचता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अब वो इस वाक्य जब ये जो अधूरा वाक्य है वो इसे जब बोलता था तो बड़े ही अलग ही ढंग से कहता था, लेकिन उसका जो स्वर होता था वो मादक स्वर ढंग में इस अधूरे वाक्य को कहता था। मादक यानी कि मस्त। ठीक है, मादक मतलब मस्त। और एकदम मीठे स्वर में गाकर उनको बोलता था। तो जो सुनने वाले लोग होते थे वो भी बड़े मतलब अस्थिर हो जाते थे। ठीक है, उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। मतलब स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है प्रेम में डूबा हुआ। ठीक है, अब वो प्रेम में डूबकर जो उसके मतलब गले से कंठ यानी गले, उसके गले से जब ये आवाज निकलती थी ऐसा लगता था वो प्रेम में बिल्कुल डूबा हुआ है। और जो लोग मकान में रहते थे वो सुनकर के बड़ी उनमें हलचल सी मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अब चिको क्या होते हैं? चिक यानी कि जो वो पल्ला करती हैं अपने सर पे। ठीक है, अब वो जब छज्जे पे खड़ी होती थी, है ना, जो बालकनी होती है वहां पे खड़ी होती थी, जब आवाज सुनती थी तो वो अपने सिर पे से हल्का सा पल्ला हटा करके नीचे की तरफ अपने बच्चों को गोद में लिए नीचे देखती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अब जैसे गली में और मतलब घर के बाहर जैसे छोटे छोटे बच्चों बगीचे से या खेलने की जगह बनी होती है तो बच्चे खेल रहे होते हैं वहां पे, है ना। तो जब वो इसकी आवाज सुनते थे मिठाई वाले की, तो अब वो क्या बेचने आए? सबसे पहले खिलौना, है ना, खिलौने वाला। तो वो अपने जो खिलौने हैं जब बच्चे जब उसको घेर लिया करते थे तो वहीं पर ही वो अपने खिलौने सब खोल करके बैठ जाता था और जिसको जो पसंद आता था उसे वो दे देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। अब जो बच्चे थे जो वो सारे खिलौने देखते थे तो वो बड़े पुलकित हो जाते थे यानी खुश हो जाते थे। ठीक है, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे बच्चों, वो खिलौनों का प्राइस पूछते थे, है ना, कि ये कितने का है, वो पूछते थे इचका दाम क्या है, और इचका, है ना। मतलब उन्हें जो जो अच्छा लगता रहता था उसके नाम मतलब उसके दाम पूछते रहते थे कि ये कितने का है, इचका दाम क्या है। अब वो इचका दाम, ऑल इचका ये ऐसे शब्द क्यों कहे गए? क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, जब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो तुतलाकर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वो छोटे छोटे बच्चे थे और तुतलाकर अपनी भाषा में कह रहे थे इचका दाम क्या है, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। अब जो खिलौने वाला था वो ज्यादा पैसे में खिलौने नहीं बेचता था, वो अच्छे बेचता था खिलौने, लेकिन कम दामों में उन बच्चों को दे देता था ताकि उनकी जो जरूरतें हैं, जो खुशी है वो पूरी हो जाए।
ठीक है। अब जो वो उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता था तो उसको बड़ी खुशी मिलती थी और वो उनको खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और उन्हें वो खिलौने दे करके वो फिर से वही अपना जो उसका गीत था वो गाने लग जाता था। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो खिलौने वाला है उसकी जो मस्ती भरी जो उसका गाना है वो गा करके पूरी गली के मकानों में घूमता हुआ वो एक ओर से दूसरी ओर लहराता यानी चला जाता था और आगे वो और जो खिलौने वाला था वो आगे बढ़ गया वहां से। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, ओली देखो मेला कैसा चुंदल है। अब राय विजय बहादुर है उनके भी दो बच्चे थे। वो भी खिलौने वाले से खिलौने लेकर एक दिन आए तो उसका जो बच्चे थे उसके दो, उसका नाम था चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू खिलौने लेकर आया तो वो बोलता है कि मेरा घोला कैसा चुंदल है और मुन्नू भी कहता है कि मेरा घोला कैसा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। अब जो चुन्नू मुन्नू थे उन्होंने हाथी घोड़े लिए थे और वो उनको देख करके बड़े खुश हो रहे थे और वो पूरे घर में उछल कूद रहे थे उनको लेके। इन बच्चों की माँ थी रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। और राय विजय बहादुर की जो पत्नी थी उनका नाम था रोहिणी, यानी चुन्नू मुन्नू के बच्चों की जो माँ थी वो थी रोहिणी। वो खड़े खड़े अपने बच्चों को देख रही थी, निहार रही थी उनको कि वो कैसे खुश हैं, कैसे खेल रहे हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। फिर उसने चुन्नू मुन्नू को बुलाया और पूछा कि ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। तो मुन्नू ने क्या जवाब दिया कि 2 पैसे में दे के गया खिलौने वाला। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब रोहिणी ये सोचने लगी कि वो इतने सस्ते दामों में ये खिलौने कैसे दे गया। लेकिन वो फिर सोचती है कि चलो दे तो गया ही है, इतना तो है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब रोहिणी अपने काम में लग गई, ठीक है, तो उसको अब इतनी ज्यादा उसने सोचा नहीं कि वो आखिर क्यों इतने सस्ते में दे गया, कौन था, कैसा था। ठीक है, तो उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और पड़ती भी क्यों, भाई खिलौने वाला था, आया और अपने दाम में वो बेच के चला गया। 6 महीने बाद, अब जब वो खिलौने बेचा उसने, ठीक है, आदमी ने, खिलौने वाले ने, तो उसके 6 महीने बाद की बात है। अब वो कब आया, 6 महीने बाद आया। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब पूरे नगर में, पूरे अ, इलाके में क्या हुआ कि मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद ही है। लोग मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि वो मुरली बहुत अच्छी बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब लोग आपस में यहाँ पे बात कर रहे हैं उस मुरली वाले की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुरली बजाता भी है, गाकर सुनाता भी है और साथ ही साथ वो मुरली बेचता भी है, और वो भी कितने में, 2-2 पैसे में। फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि भला उसको इसमें इतने कम दाम में उसे मिलता क्या होगा, है ना। उसकी मेहनत भी जाती है, वो मुरली बजाता है ना, उसकी तो उसे क्या मिलता, क्या फायदा होता होगा उसको। फिर एक व्यक्ति ने पूछ लिया तभी कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। अब वो कहता है कि मुरली वाले को मैंने तो देखा नहीं है, वो दिखता कैसा है। तो उसको जवाब में उत्तर मिलता है, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब किसी ने उसको जवाब दिया कि उसकी उम्र जो है वो ज्यादा नहीं है, करीब करीब 30-32 साल का वो होगा। दुबला पतला है, गोरा सा युवक है और उसने अपने सिर पे बीकानेरी रंगीन
साफा बांधा हुआ है। साफा यानी कि पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है, वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब जो जिस व्यक्ति ने पूछा था कि उसकी वेशभूषा कैसी है, कैसा दिखता है वो ये कहने लगा कि कि कहीं वो तो नहीं है जो खिलौने बेचने आया करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब जिसने जवाब दिया था वो यहाँ पे कह रहा है कि क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था। अब भाई किसी को तो पता ही नहीं था, है ना? किसी को पता था, किसी को नहीं पता। अब किसी को खिलौने वाले की वेशभूषा याद थी। अब जिन्होंने पहले मुरली वाले को देख लिया था वो मुरली वाले का हुलिया बता रहे थे, है ना? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। अब उसने कहा कि जो तुम वेशभूषा बता रहे हो जिस आदमी की, वो बिल्कुल खिलौने वाले जैसी है, जो खिलौने बेचने आता था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अब बच्चे जो वो खिलौने बेचने आता था तो वो खिलौने वाला होता था, लेकिन अब वो यहाँ पर क्या बेच रहा है? मुरली। तो वो कौन सा अपना मीठा स्वर, अपने मीठा स्वर गा रहा है? बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। ठीक है, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब जब रोहिणी ने ये स्वर सुना था मुरली वाले का, तो उसने अपने मन में सोचा, मतलब उसको खिलौने वाले की याद आ गई। उसने सोचा कि जो खिलौने वाला जब आया करता था तो वो भी कुछ इसी तरीके का गीत गाता था, है ना? रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता वह इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब रोहिणी को ये स्वर अच्छा लगा था, तो रोहिणी का मन था कि वो अपने बच्चों के लिए ही मुरली खरीद ले। तो इसलिए रोहिणी अपने पति के पास गई, विजय बाबू के पास, और उसने कहा कि जरा उस मुरली वाले को तो बुला लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आए ना चला ही जाए। वो कहती है कि मैं चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लेती हूँ। ठीक है, और वो कहती है कि फिर लगता है कि चुन्नू मुन्नू भी पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं, वरना मैं उन्हें ही बुला लेती। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब जो विजय बाबू थे वो उस समय पे क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। और वो उसी को ही अपने हाथ में लिए हुए दरवाजे पर चले गए और उस मुरली वाले से कहने लगे, क्यों भाई, कितने में दे रहे हो मुरली? क्या दाम है इसका? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते ब- हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका जो झुंड था वो इकट्ठा हो गया था, जैसे ही उन्हें पता चला कि गली में मुरली वाला आया है मुरली बेचने के लिए। ठीक है, तो वो अपने अपने जैसे छोटे छोटे बच्चे थे तो वही तुतलाहट थी उनकी, है ना? तोतलेपन में वो बोलने लगे कि हम भी लेंदे मुल्ली, हम भी लेंदे मुल्ली। तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब वो बहुत खुश हो गया था बच्चों को देखकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। उसने कहा, जरा रुको रुको, सबको, सभी को देंगे, एक एक करके देंगे, जरा ठहरो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे। उसने कहा कि मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना चला जाऊंगा बिना दिए। बेचने तो आए ही है, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारी, यानी कि पूरी 57 मुरलियां हैं इस वक्त, कोई एक दो नहीं है जो मैं किसी एक दो जने को या एक ही दो बच्चों को देकर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब जब चुन्नू मुन्नू के जो पिताजी थे उन्होंने जब पूछा था कि कितने में दे रहे हो, है ना, तो वो अब यहाँ पर जो मुरली वाला है उसका जवाब देता है कि मैंने वैसे तो बाकियों को 3-3 पैसे के हिसाब से दी है, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में ही दे दूंगा।
विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। अब जो विजय बाबू थे उनको मतलब अपने मन के अंदर भी और बाहर भी उनको जैसे मतलब मुस्कुराहट सी छूट गई उनकी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब बच्चों, जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं, मोल भाव करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे दे रहे हो, है ना, तो जो बेचने वाले होते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी बेच रहे हो, चाहे सब्जी वाले हो या कोई भी हो, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आ, दी तो बाकियों को 20 में है, आप 15 में ले लो, है ना। वो इसी तरीके से मुरली वाले ने भी बोला। तो जो विजय बाबू हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि दी सबको इसने दो दो पैसे में होगी, लेकिन मुझ पर ये एहसान सा लाद रहा है ना, कि आपको मैं इतने में दे दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर वो फिर बोल पड़ते हैं विजय बाबू कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तुम सबको दो दो पैसे में देते होगे, लेकिन मुझ पर तुम एहसान का बोझ लाद रहे हो, कि मैं मतलब एहसान कर रहा हूँ मैं आपको दो दो पैसे में दे करके। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बापूजी की इनकी असली लागत क्या है। अब जब राय साहब ने बोला कि तुम झूठ बोलते हो, दो दो पैसे में देते हो और मुझ पर तुम बोझ लाद रहे हो, है ना, एहसान का, तो ये सुनकर के मुरली वाला अप्रतिभ हो जाता है, यानी कि वो उदास हो जाता है और कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली कीमत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। वो कहता है कि जो ग्राहक होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो बेचने वाला है वो हमेशा मतलब जो दुकानदार है वो चाहे अपनी खुद का नुकसान करके वो चीज बेच रहा हो, लेकिन जो खरीदने वाला होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वो उनको लूट रहा है दुकानदार वाला। ठीक है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम दो ही पैसा है, आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। उसने कहा कि आपको कहीं से भी दो पैसे में ये मुरली नहीं मिलेगी, इसका असली दाम यही है। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। वो कहता है कि मैंने पूरी 1000 बनवाई थी ये मुरलियां, और मुझे वो इसी भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो, उसने कहा। फिर जो विजय बाबू है उसको सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मतलब उसको ज्ञान सा बांट रहा है ना। तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, तुम जरा जल्दी से मुझे दो मुरलियां निकाल के दे दो। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। अब वो दो मुरलियां लेकर अपने घर के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चों को रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अब जो मुरली वाला था उसके पास जो मुरलियां थी वो बहुत सारे रंगों की थी, रंग बिरंगी थी, तो बच्चे जिस रंग की उसको कहते थे वो निकाल के उनको दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। अब यहाँ पे बच्चों जो मुरली वाला था वो उसके चारों ओर बच्चों ने उसको घेरा हुआ था, है ना। तो वो यहाँ पर यही बताया गया है कि सब बच्चे अपने अपने पसंद की वो ले रहे थे और मोल भाव भी कर रहे थे कि ये कितने की है, तो वो जाते और पैसे लेकर आते। तो वो जब तक पैसे लेकर आते, मुरली वाला पहले से ही उसकी पसंद की हुई मुरली निकाल के रखता था और उनको दे दिया करता था। तो ऐसे ही एक बच्चा था, तो उसने कहा कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तो उसकी मतलब माँ ने दिए नहीं होंगे। तो वो कहता है कि मुरली वाला कि तुमने ठीक से अपनी अम्मा से मांगे नहीं होंगे। वो कहता है, धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तो वो कहता है कि कैसे मांगने हैं, धोती पकड़ लो और पैरों से लिपट जाओ, अम्मा से ऐसे इस तरह से पैसे मांगे जाते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चों को क्या कहता है, बाबू कह के बोलता है हर किसी को। तो फिर कहता है, जाओ जाके वो पैसे लेकर आओ। फिर कहता है, दुअन्नी है तो क्या हुआ,
ये लो पैसे वापस लो, दुअन्नी यानी के 2 आने। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। तो मतलब सभी बच्चों को वो सारी मुरलियां दे देता था। और फिर किसी बच्चे के पास अगर पैसे नहीं है, है ना, जैसे उसने कहा कि तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, तो बच्चे ने कहा कि नहीं है, तो उसने भी उसको फ्री में ही वो बिना पैसों के मुरली दे दी। और वो दे करके सभी बच्चों को पूछता भी है कि सबको मिल गई ना, सब खुश हो गए ना, कोई रहा तो नहीं। तो ये सारी चीजें वो मुरली वाला पूछता है, और फिर जब वो सबको मिल जाती है, सब दे देता है मुरलियां बच्चों को, तो वो अंत में वहां से चला जाता है, कहता है कि अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। अब जब मुरली वाला आया था, तो वो बच्चों के संग जो भी मोल भाव कर रहा था, जितने भी प्यार से उनसे बातें कर रहा था, ये सब रोहिणी अपने घर में बैठी हुई सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। उसने इस चीज का मतलब इस चीज का वो अनुभव करने लगी, मतलब इस बारे में सोचने लगी कि पहले कभी भी इस तरह से कोई फेरी वाला यानी कि जो गली में घूम घूम कर चीजें बेचते हैं, तो ऐसा कोई फेरी वाला कभी गली में नहीं आया जो इतने प्यार से बच्चों से बातें करता हो। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। वो कहता है कि चीजें भी कोई मतलब भला ही इंसान है वो, कोई जो इतनी सस्ती चीजें बेचता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। फिर वो उसके बारे में सोचती है कि शायद हो सकता है कि बेचारा शायद मतलब कोई वैसा है कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस वजह से वो इतने कम दामों में इन चीजों को बेच रहा है। फिर वो कहती है कि पेट जो ना कराए सो थोड़ा। और वो कहती है कि हो सकता है उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो, अब पेट पालने के खातिर, मतलब पेट के अंदर रोटी डालने के खातिर शायद वो ये सब चीजें कर रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब यहाँ पर जो मुरली वाला है वो किसी दूसरी गली में, निकट की दूसरी गली में जाता है, तो उसको भी वहां से वो स्वर जो वो गीत गाता है कि बहलाने वाला मुरलिया वाला, वो उसको स्वर सुनाई दे रहा था। ठीक है, रोहिणी को। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। वो कहती है कि कितना सुंदर, कितना अच्छा और कितना मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। अब रोहिणी को मुरली वाले का जो मीठा स्वर था, और वो जिस तरह से बच्चों पर अपना प्रेम लुटा रहा था, है ना, प्यार भरी जो बातें कर रहा था बच्चों से, वो सब उसको बहुत टाइम तक याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब क्षीण हो गई यानी कि कम हो गई या कमजोर हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि महीने के महीने बीत गए। ठीक है। और जो मुरली वाला था वो फिर कभी दोबारा नहीं आया। जैसे खिलौने वाला आया था, है ना, खिलौने मतलब खिलौना भी वही बेच रहा था, लेकिन वो फिर कभी उस वेशभूषा में नहीं आया, वो खिलौने बेचने नहीं आया, वो कोई दूसरी चीज लेकर आया, और वो क्या थी, मुरली। है ना, अब जब मुरली भी उसने बेच ली, तो वो मुरली वाला फिर कभी दोबारा नहीं आया, और उसकी जो स्मृति थी, जो यादें थी, जिस तरीके से वो बच्चों से बात कर रहा था, है ना, सारी चीजें वो रोहिणी के मन से वो कम होती गई। 8 मास बाद, अब ये कब की बात है, जब मुरली वाला चला गया उसके 8 महीने बाद की बात है। ठीक है, वो कब आया, 8 महीने बाद आया। अब सर्दी का समय था। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानु लंबित के शाशी सुखा रही थी। अजानु लंबित यानी कि मतलब उसके जो बाल थे घुटने तक थे, मतलब उसके जो केश थे, जो उसके बाल थे, वो घुटनों तक थे। तो वो अपने घर की छत पे खड़ी होकर उनको सुखा रही थी। ठीक है, इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा,
बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब जो आदमी था, जो खिलौने भी बेचे उसने, मुरलियां भी बेची। अब इस बार जो 8 महीने बाद वो आया है तो क्या लेकर आया है? मिठाइयाँ। और वो क्या गीत गा रहा है? बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब उसे वही स्वर याद आया तो वो, ठीक है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर है। अब जब उसने वो आवाज सुनी, ठीक है, मिठाई वाले की, तो वो उसकी उसके लिए वो जो आवाज थी उसकी, वो परिचित थी, ठीक है, जानी पहचानी थी। तो रोहिणी सुनकर के वो आवाज फटाफट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति घर पर नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, मतलब उसकी बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर उसको ठहराओ, मतलब कमरे में उनको बिठा दो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। उसने कहा कि मैं भी चिक की ओट में, यानी कि मैं भी आड़, किसी की आड़ में, मतलब बैठी रहूंगी, ठीक है, घूंघट की आड़ में। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। अब उसने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। उसने कहा कि मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ। और उसने बताया कि ये जो मिठाइयाँ हैं ये बड़ी नए तरह की है, रंग बिरंगी है, खट्टी भी है और मीठी भी है, ठीक है, और ये आसानी से मुंह में घुलती नहीं है। बच्चे इसको बड़े चाव से, बड़े मन से इसको चूसते हैं, और इससे खांसी भी नहीं होती है। फिर वो पूछता है कि मैं कितनी दूं और किस तरह की दूं, चपटी दूं या गोल दूं, ठीक है। फिर दादी बोलती हैं कि 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब भाई उसको 16 भी दे रहा था, एक तो वो 1 पैसे में, है ना। लेकिन वो जो दादी थी वो और भी ज्यादा की, मतलब मंशा रख रही थी कि कम से कम 25 तो देते। तो मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। अब जो मिठाई वाला था वो और बच्चों को भी मिठाइयाँ देना चाहता था। अब ऐसा तो नहीं था कि वो सिर्फ एक ही घर में इतनी मिठाइयाँ दे दे, है ना, और बाकी बच्चे रह जाएं तो वो उदास हो जाएंगे। तो इसलिए वो चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो मिठाई है वो बांट सके, उनको दे सके, ठीक है, कम दाम पे। तो इसीलिए उसने दादी से कहा कि मैं इतनी ज्यादा भी नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, मतलब जो दादी के पीछे ही खड़ी थी, है ना। बोली कि दादी, फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। उसने कहा कि वो सस्ती दे रहा है और 4 पैसे की आप ये ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं से ही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। अब वो कहती है कि चलो 25 नहीं से 20 ही दे दो। फिर वो कहता है अरे हाँ, तो कहती है चलो मैं तो बूढ़ी हो गई, मोल भाव करना मुझे आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट गई। अब जब वो कह रही थी देने के लिए कि कम से कम 20 तो दे दो, तो उसके मुंह से, मतलब पोपले मुंह से, यानी कि उस दादी जो थी उनके दांत नहीं थे, ठीक है, पोपला हो गया तो उनके दांत नहीं थे, तो इसलिए तभी उनकी मुंह से मुस्कुराहट फूट पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ की निवासी तो तुम नहीं हो। अब रोहिणी बहुत ज्यादा उत्सुक थी ये जानने के लिए कि आखिर ये जो मिठाई वाला है क्या ये पहले भी आया हुआ है। उसे कहीं ना कहीं विश्वास तो था, क्योंकि वो आवाज भी पहचानती है और उस स्वर को भी पहचानती है ना, कि ये पहले खिलौने बेचने भी आया था और मिठाई बेचने भी आया था। तो इसलिए उसने दादी से कहा कि वो उससे पूछे कि क्या वो यहीं का रहने वाला है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। अब दादी जब ये वाक्य दोहराने वाली थी,
मिठाई वाले को जैसी उन्होंने कोशिश करी बोलने की, तो मिठाई वाले ने खुद ही उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं पहली बार नहीं आया, मैं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? रोहिणी ने कहा, रोहिणी ने जिस ओट में वो खड़ी हुई थी, जिस आड़ में वो खड़ी हुई थी, उसी से उसने कहा कि क्या तुम मिठाई लेकर ही, मतलब मिठाई बेचने आए थे या कुछ और चीज लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाले ने बड़े हर्ष से, यानी कि संशय और विस्मयादि मतलब हैरानी से और बड़े धीरज से, सब्र में, इन सब में डूब करके वो बोलने लगा कि मैं पहले क्या आया था, मुरली लेकर, और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, मतलब रोहिणी जो सोच रही थी कि ये आदमी एक ही है, वो उसका अनुमान सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब वो मिठाई वाले से कहती है कि, मतलब मिठाई वाले से वो और भी उसकी बातें जानना चाहती है, वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती है जानने के लिए कि आखिर उसे इन सब चीजों को बेचने से मिलता ही क्या होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी-कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता, लेकिन हाँ, जो मुझे ज़रूर मिलता है वो है संतोष, धीरज, ठीक है, और कभी-कभी असीम, यानी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उसको। सो कैसे, ये भी बताओ। अब रोहिणी कहती कि तुम्हें ये कैसे मिलती है, वो भी बता दो। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब इतना बताया है, तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। तो वो कहता है कि रहने दीजिए, कि इन बातों को करने से क्या फायदा होगा, बेकारी हैं, और आप इनको जाने दीजिए, इस बात को जानकर आपको सिर्फ दुख ही होगा। तो रोहिणी कहती है कि अब जब तुमने इतना बताया है तो ये भी बता ही दो, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। वो कहती है कि तुम्हारा ज्यादा हर्जा नहीं होगा, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कि यहाँ बैठ के तुम अपना समय, तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय बेकार जा रहा है यहाँ पे बैठ के और तुम मिठाई नहीं बेच पा रहे, तो मैं तुम्हारे उसके पैसे भी दे दूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब मिठाई वाले ने क्या बताया अपने बारे में कि बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, बहुत, एक तो वो उदास हो गया था, उसे सारी अपनी जो पिछली बातें थी वो याद आ गई थी। तो वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होके कहने लगा कि मैं भी अपने नगर का, जहाँ मैं रहता था वहां का, मैं एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी कि इज्जतदार आदमी था, ठीक है। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। अब वो बताता है कि मेरा भी अच्छा खासा मकान था, बहुत अच्छा मेरा कारोबार था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर चाकर थे, मेरी स्त्री यानी मेरी बीवी थी, दो छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, हमारा एक सोने का संसार था, हमारे पास बाहर जो थी वो वैभव थी, संपत्ति अच्छी खासी थी, और हमारे घर के अंदर संसारिक सुख था, ठीक है। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उसको बताता है कि जो मेरी बीवी थी वो बहुत सुंदर थी, जो मेरे बच्चे थे वो भी बहुत सुंदर थे, बिल्कुल एकदम सोने के सजीव खिलौने जैसे वो थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब वो इतनी ज्यादा शरारतें, इतनी ज्यादा लीलाएं करते थे कि पूरे घर में शोर हल्ला गुल्ला मचा रहता था। छोटे बच्चों से तो यही होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो घर में खूब उछलते कूदते हैं। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। उसने कहा कि समय की ऐसी मार पड़ी, विधाता ने ऐसी लीला करी कि अब मेरी ना तो बीवी है ना कोई बच्चा है। मतलब कि वो बताता है कि उसकी बीवी और बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले,
इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, वो कहता है कि मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब वो यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो होंगे ही, और यहीं कहीं होंगे। आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। अब वो कहता है कि मैं इन बच्चों से जब मिलता हूँ, यहाँ पर आके चीजें बेचता हूँ अलग अलग, कभी खिलौने, कभी मुरली, कभी मिठाई, तो इन ये बच्चे जब मुझसे बात करते हैं, इनके छोटे छोटे हाथों से जब मैं पैसे लेता हूँ, जब देखता हूँ, इनसे बहुत तरह की बातें करता हूँ, तो मुझे अपने बच्चों की याद आती है इनको देखकर। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वो कहता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो कमी मेरे पास है वो ये कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, और इन्हें यहाँ बच्चों को खेलता हुआ देखकर ही मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भी बच्चे इन्हीं में कहीं खेल रहे हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। अब जब रोहिणी ने मिठाई वाले को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे अपने बीवी बच्चों की याद आ गई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। अब वो आए घर में चुन्नू मुन्नू, तो वो अपनी माँ से, रोहिणी से वो लिपट गए, और उन्होंने उसका आंचल पकड़कर कहा कि अम्मा हमें मिठाई चाहिए। तो जो मिठाई वाला होता है वो कहता है कि मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब उसने फटाफट से कागज की दो पुड़िया बनाई, उसमें मिठाई रखी, और वो बना करके चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे मैं नहीं लूंगा। यहाँ पर मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाकर वो चलने लगा और कहने लगा कि मैं इस बार पैसे नहीं लूंगा। दादी बोलती है कि अरे अरे नाना, पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, लेकिन वो पैसे लेता ही नहीं है, वो अपनी पेटी उठाकर सीधा चल पड़ता है और फिर से अपना वही स्वर बोलने लग जाता है, वही गीत गाने लग जाता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी ये कहानी खत्म होती है। ठीक है, जो कि खिलौने वाला भी है, मिठाई वाला भी है, और मुरली वाला भी है। तरह तरह की वो चीजें बेचता है, बच्चों को खुश देखता है, उनकी खुशियां पूरी करता है, सस्ते दामों में चीजें बेचता है। ठीक है, एक आने में, दो आने में, ताकि वो बच्चे उनको खरीद सके और वो खुश हो सके, क्योंकि वो उन बच्चों में अपने बच्चों की एक झलक देखता है कि वो शायद उन्हीं में ही कहीं खेल कूद रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी भगवती प्रसाद वाजपेयी की। ठीक है, प्रश्न अभ्यास पहला, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, यानी बच्चों का प्रेम प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। वह इन चीजों को तैयार करवाता था और फिर बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? मिठाई वाला एक तो मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजों को बेचता था, है ना, मीठे स्वर में। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। वे कभी भी गुस्सा नहीं करता था। हर बार नई चीजें वो लेकर आता था। ठीक है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता था, मतलब कि दुकानदार। ठीक है, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। अब इसके बदले में मुरली वाले ने क्या जवाब दिया था कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता, मतलब जो खरीदने वाले लोग होते हैं उनको किसी चीज की
असली कीमत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर, नुकसान उठाकर वस्तु को क्यों ना बेचे, पर जो खरीदने वाले हैं, जो ग्राहक है, वो यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? वो बहुत खुश हो जाते थे, है ना? उस झुंड बना कर के उसको घेर लिया करते थे। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। अगला है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया था? मुरली वाला भी खिलौने वाला की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, उसे खिलौने वाले की याद आ गई। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? अब वो किसकी बात सुन के भावुक हो गया था? रोहिणी की, क्योंकि रोहिणी ने उससे पूछ लिया था कि आखिर तुम्हें इन सब चीजों से मिलता क्या है। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने भावुक होकर बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे। मेरा वो सोने का संसार था। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। उसने क्या कारण बताए थे? कि वो इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को खोजने निकला है। इन हंसते कूदते उछलते इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, असीम संतोष मिलता है। ठीक है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था? मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा, सारी कहानी दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वे दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना कि अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया, ये बच्चे उसे अपने बच्चों की तरह ही लगे, इसीलिए वो पैसे लेने से मना कर देता है। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक के पीछे से यानी कि घूंघट के पीछे से, है ना? क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो आपकी राय में क्या ये सही है? अब भारत के कुछ पिछड़े गांव या स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती है ना? वो बाहर मतलब सामने नहीं आती है किसी के, या फिर उन्होंने घूंघट रखा हुआ होता है अपने सर पे, है ना? ढका हुआ होता है अपना पूरा चेहरा, तो वो हटाती नहीं है किसी अजनबी के आने पे। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार है, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों, अब इसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हो कि आपको ये चीजें देखकर आपको कैसा लगता है। ठीक है, भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि अब जैसे यहाँ पे मिठाई वाला है, बोलने वाली है ना? वाला, तो पहले में हमसे पूछा है कि वाला से पहले आने वाला शब्द, यानी कि ये वाला जो शब्द है ना? वाला से पहले तो यही है, तो ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो वाला शब्द संज्ञा है। ठीक है, आगे है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? अब देखो बच्चों, जैसे कि मिठाई वाला है, ठीक है, ये क्या है? ये शब्द विशेषण है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे मिठाई को, तो ये शब्द संज्ञा है, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है? वाला, मिठाई वाला, इट मीन्स ये क्या है? विशेषण है ये। ठीक है, जबकि जो यहाँ पर है बोलने वाली गुड़िया, ठीक है, अब यहाँ पे गुड़िया जो है
गुड़िया क्या है? गुड़िया है संज्ञा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? बोलने वाली। बोलने वाली यानी यहाँ पे वो क्या बता रहा है? गुड़िया की विशेषता बता रहा है। तो इट मीन्स बोलने वाली क्या है? विशेषण है। अब सिर्फ इतना होता कि गुड़िया है ना, तो गुड़िया यानी संज्ञा, लेकिन वो कैसी गुड़िया है? वो बोलने वाली है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहे हैं गुड़िया की। तो इसीलिए जो बोलने वाली है वो विशेषण है और गुड़िया क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वो गुड़िया की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, अगला है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये वाक्य दिए गए हैं 3 जो इस कहानी में दिए गए हैं। ये किसने कहा था? रोहिणी ने, है ना, जब मुरली वाला आया था। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब जब रोहिणी ने राय साहब को कहा था कि मुरली पूछ लो कितने की है ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, ये भी रोहिणी ने कहा था, है ना। अब उन्होंने ये अपने ढंग से कहा था, जैसे पहले के टाइम में ये चीजें कही जाती थी। ठीक है, उनके जो वाक्य होते थे वो इस तरह से कहे जाते थे। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं, आप ये बातें कैसे कहोगे? ठीक है, अब आपको बोलना है कि आप इन सब चीजों को कैसे कहोगे अपनी भाषा में। तो जैसे अब पहला है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, तो हम इसे लिख सकते हैं कि लगता है, लगता है वे भी खेलने, वे भी पार्क में खेलने चले गए हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है? क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो हम इसे कैसे कह सकते हैं? भैया, भैया ये मुरली कितने की है? ठीक है, फिर अगला है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो हम इसे लिख सकते हैं कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा आप जाकर उसे कमरे में बुलाओ। ठीक है, do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.